जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर जावेद हमारे साथ हैं। प्रोग्राम खबर नशर साहब, आज पार्लियामेंट के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से खुसूसी बिल पेश हुआ, उसमें मैं बात करूँगा। लेकिन पार्लियामेंट में जो आज डेवलपमेंट हुई वो बड़ी मेरी समझ से मतलब बालातर थी कि ये हो क्या रहा है। मैं देख के हैरान परेशान था कि अपोजिशन का एक रोल होता है ना, जिस पर आप हमेशा बात करते हैं। पहले तो उस बिल पे मौलाना साहब ने मतलब तनकीदी तकरीर की और उस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उसके बाद मौलाना साहब ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत ज़रूर की, लेकिन वो बेंचों पर रहे। हस्बे मामूल आते हैं, वॉकआउट करते हैं, जब इख्तलाफ होता है बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं किया, बेंचों पर बैठे रहे इस सारी कार्रवाई में। वो बहरहाल अभी तहरीक इंसाफ की सफ़ों में पाए जाने वाले कन्फ्यूजन पे मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन आपको मुनीर नियाज़ी का एक शेर सुना देता हूँ। वो ये है कि एक रात समझते हो क्या होता है? ये जो बिजली की कड़क होती है, एक रात ऐसी सदा हर मकान पर लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। तो ये जो वसी पैमाने पर जो 10-10 साल की सजाएं हुई हैं और 7 नाअहलियों का एक सिलसिला है कि रुक नहीं रहा, ठीक है, तो उसने बहुत सारे यानी के लोगों को सोचने समझने को मजबूर कर दिया है। तो लेकिन ये आपको लगता नहीं कि ये मैसेज एक इस तरह का भी फील आई है जो मुझे आई है, सिर्फ बस ज़ाती मेरी फील है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की है, कि अपोजिशन का जो रोल था प्रेशर डालने वाला, हुकूमत को लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए ना। तो डर गए, क्या तो डर गए। देखिए, मैं एक आपको सबसे पहले बात बताऊं, इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले 1.5 साल हो गया है रोजाना लोगों को उकता देने की हद तक हम दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करते चले गए। ईमानदारी से बताओ, होता रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर वाकईतन नेक नियति से हुकूमत दहशतगर्दी एक्ट में कोई ऐसी तरमीम करना चाह रही है जो उसकी दानिश में जरूरी है, उनको मजीद यानी तवाना बनाएगी, तो मैं किस मुंह से मुखालिफत करूंगा? मैं तो उसकी सपोर्ट करूंगा, मैं तो सपोर्ट करूंगा। लेकिन कुछ चीजें अलामती होती हैं अदनान हैदर। बात यह है, यानी टोकन, यानी एक 14 अगस्त, कल है 14 अगस्त, ऑन द ईव ऑफ 14 अगस्त, ये मुल्क किसने मनाया? ये कायदे आज़म ने। कायदे आज़म का पहला जो है आपको सबसे डिफाइंस था, वो रोलट एक्ट बना था, जिसको वो बुनियादी इंसानी हुकूक के मुखालिफ समझते थे। अच्छा, तो उन्होंने उस ज़माने में जो वायसरायज काउंसिल होती थी उससे रिज़ाइन कर दिया था। तो अब कम से कम इतना ही एहसास शर्म हया होनी चाहिए कि यार हम 14 अगस्त से एक दिन पहले ये कानून क्यों दे रहे हैं? जो उस पर डिबेट करा ली जाए ना, एक तरीका होता है ना, डिबेट करवाएं कि जी हम शर्मसार हैं इसके बावजूद कि जिन बुनियादों पर ये मुल्क बनाया गया था, तो माजी की हुकूमतें 1947 से जो भी हों बिला इस्तिस्ना, बल्कि सारे मिलकर एतराफ़ करते कि हम नाकाम रहे, हम में से 12 लोग हुकूमतों में भी आए, हम उन तमाम आइडियल्स के हुसूल में नाकाम रहे जिनका वादा था। ठीक है ना? और ये फिर एक मुसीबत है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो बात, चलो, बंदा कहता कि यार चलो शर्मसारी है, और शर्मसारी के बाद उसको किया गया। खैर, वहाँ पर सबसे पहली ये बात जो है, सच्ची बात है कि आलिया कामरान साहिबा जो है JUI की, उन्होंने इस अंदाज में तो नहीं जिस तरह मैं कायदे आज़म का रेफरेंस लेके कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है। इसके बारे में तफसीली तुमने कहा, देखो ना, कानून साजी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जब से ये हुकूमत आई है ये हो गया है, और ये इससे पहले भी था। 12 मिनट बाजवा साहब की एक्सटेंशन, इतने कवानीन ये FATF से निकालना है। वो सवाल ये है, मैं पाकिस्तान के शहरी के तौर पर जानना चाहता हूँ कि मैं FATF की लिस्ट में गया क्यों था? अभी धड़ाधड़ कानून साजी वो उसी सूरत में हो सकता है ना कि मुझे अगर कोई कानून जो ज़ेर बहस है, अब जैसे ये
हमारे यहाँ दहशतगर्दी की लहर आई है। क्यों आई है? तो अप्रैल 22 से हम सुनते चले आ रहे हैं कि साहब जब गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, ठीक है, तो फिर कुछ गुड़ तालिबान को कहा को आइए, हाँ। मादरे वतन लौट आइए। यही है ना। अब उन्हें कौन लाया, क्या आए थे या नहीं आए थे, ये आज तक नहीं क्लियर हो पाया। बस एक नारा ही है कि ये लाए बसाए, बाबू, किसने मैं लाया, ये कौन बसाया। बात कर रहा हूं ना, लेकिन ना उनसे किसी ने पूछा, ना किसी ने बताया कि भाई आखिर कब ये फैसला हुआ था। और वो साहब जिन पे उसका इल्ज़ाम दिया जाता है, यानी कमर जावेद बाजवा साहब, वो अपनी निजी महफिलों में कहे जाते हैं कि मंसूबा था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और मुझे आप चाहे कहीं भी ले जाए, मैं ये साबित कर दूंगा। चले, लेकिन हम इस बहस में उलझे बगैर कम से कम खबर नशर प्रोग्राम में रिपीटेडली ये कहते रहे हैं कि जी दहशतगर्दी की लहर बढ़ रही है। ठीक, अब उसमें जो तरमीम है, अब उस तरमीम के मुताबिक, यानी तुम्हारे पहले तो इन्होंने एक अजीब सी ज़बान लिखी हुई थी जिसमें यह था कि जी अगर आपके पास किसी का शुबा हो, माकूल शिकायत हो, मोतबर इत्तला हो, माकूल शुबा हो, तो आप उठा सकते हैं। तो तुम्हें पहले उठाया जा सकता है बगैर किसी के 3 महीने के लिए। फिर जब JIT की रिपोर्ट आ जाए तो उस रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद तफ्तीश के लिए आपको 3 महीने यानी 6 महीने तक आपको कानून की हिरासत में रखा जा सकता है। और ये कानून 25 करोड़ अवाम पे इम्प्लीमेंटेड है और एतमाद में आधा पार्लिमान नहीं है इन सब सादा लफ्ज़ों में। तो कन्फ्यूजन तो यहाँ से ही डाल दी हुकूमत ने। खैर, एनीवे, अब इस के बारे में PTI की जानिब से महज तकारीर हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, चूँकि उनको थोड़ा सा ये रहता है कि जी वो बुनियादी हकूक़ के तो अल्टीमेट चैम्पियन वो हैं इंसानी हकूक़, तो उनके हमारे दोस्त बड़े ये प्यारे सैयद नवीद कमर साहब, उन्होंने बड़ी होम्योपैथिक सी तरमीम एक पेश की इसमें, और वो मंजूर भी करवा ली है उन्होंने। अच्छा, चलो ये तो एक अच्छा है। उसमें तो उन्होंने कि ये जो अल्फाज थे ना, ये बदलवा दिए गए ना। कभी अगर किसी शख्स के खिलाफ, पहले ओरिजिनल लॉ में ये था कि अगर किसी शख्स के खिलाफ में माकूल शिकायत हो, मोतबर इत्तला हो और माकूल शुबा हो, तो उसको गिरफ्तार इस तरह। उन्होंने ये कर दिया कि जी जब सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट, यानी ठोस। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं? पकड़ने वाला 6 महीने बाद अदालत करेगी ना। अल्लाह भला। लेकिन उसमें वज़ीर कानून कहते हैं कि ये जो सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट जो है इसकी डेफिनेशन जो है अदालतें कर चुकी हैं। तो अल्लाह ही जाने क्या मतलब हुआ। इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बहरहाल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल अब जरा उससे ये बेहतर हो गया कि ये तो ये नहीं पाया, तो ये था ना कि मोतबर इत्तला। अब मोतबर हम क्या कहें यार, तुम किसी को टेलीफोन कर दो, मैंने देखा है कि परसों नुसरत जावेद जो है वो गुफ्तगू कर रहा था फलां बंदे से वजीरिस्तान में, और उसकी गुफ्तगू से लग रहा था कि वो मशकूक है, चुक लो। तो आप ये मोतबर देखना, मौलाना साहब ने बतौर एक विजनरी पॉलिटिशियन ठीक है, उन्होंने कहा हम इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको इस पे बहस करें, इसे फलां प्लेटफॉर्म पे भेज दें। मैं वही बात कर PTI ने तो इतना भी ना किया ना सर, हुकूमत PTI की है सबसे ज्यादा असर। नुसरत जावेद और अदनान हैदर खबर नशर प्रोग्राम में बैठ के दहशतगर्दी के खिलाफ उसको रोकने के लिए किसी इक़दाम की मुखालफत किस मुंह से करेंगे? उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को इसकी मुखालफत करेंगे? क्या उनकी जात पे नहीं हमले हुए? हुए, बिल्कुल हुए।
दहशतगर्दी का निशाना बने ही वो है पिछले चंद कि सालों में। मकसद ये था कि यार आखिर इतने अरसे से इस तरह के कानून बनते हैं, हंगामी सूरत हाल होती है, ऑपरेशंस होते हैं, फिर दहशतगर्दी वापस आ जाती है, तो बेहतर यही है कि इस कानून को सामने रख कर इस पर एक तफसीली बहस हो और बहस के बाद जो है, हुकूमत ने नहीं किया। अब मेरा सवाल यहीं पे है आपसे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डरी जिसके अंदर एक डर आप कहते हैं कि समो सा गया है। यार आप असल में पता क्या चाहते हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, आप छोड़ दें ना बात। आप ये चाहते हैं कि मैं कोई इस किस्म की जो है ना ये कायदे आज़म के हवाले और ये वो मैं सीधा मैं कहूँ कि तहरीक इंसाफ वाले बकरी होगा नहीं। तो हाँ जी भाई साहब चले, सिर्फ आज के लिए हूँ यार बात ये है कि मेरे को एक अंदर दी गल भी है ना सर, आई हैव आर्गूमेंट क्या ये बकरी होने वाली गल थे। आपको याद है कि वो पार्लियामेंट को 5 अगस्त था हाँ मेरे ख्याल में कि पार्लियामेंट को ताले लगाए गए थे, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि ये क्या ड्रामेबाजी थी। आपने कहा था, महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि इक्को दरवाज़ा नहीं निकलना, और भी रास्ते हैं पार्लियामेंट से बाहर आने। नहीं, पहले जो है जब उनकी बहन मिली, उनकी बहन को उन्होंने जेल में कहा था कि ये क्या ड्रामा लगा रहे थे। कल पार्लियामेंट कल ठीक है। उससे पहले मैंने जो आपको खबर ये दी थी कि महमूद खान अचकज़ई ने इनको कहा कि भाइयों असेंबली से बाहर जाने का ये मेन गेट ही नहीं है, ये भी है जैसे गेट नंबर 5 से हम जाते हैं साफ ही, इसके अलावा पीछे से भी जाया जा सकता है, फिर कैबिनेट डिवीजन वाली साइड से भी जाया जा सकता है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने खुद स्पीकर साहब से दरखास्त की, कुछ दोस्तों ने? नहीं, मैं नहीं कहना चाहता। मैंने यही यार फिर यार जब देखो ना, जब सर मैंने यार कम से कम अपने में इतना एतमाद पैदा करो कि फर्ज करो तुम एक शरारत भरी, तुम्हारे पास खबर है, चस्का फरोशी करनी है, तो जैसे कहते हैं ना खोए वाली है मलाए वाली है, खोए वाली मलाई वाली, तो वो फिर कहेंगे हाँ जी मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जी 2 MNA और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने आयाज अमीर साहब से देखिए ये एक बात चल रही है कि उन्होंने कहा कि सानू भी चल रही है, हमें भी फेस दी जाए। कहने का मतलब ये है कि बड़े ठोस बात है ये कि उस दिन जो ताले पार्लियामेंट को लगाए गए थे वो इन्होंने खुद लगवाए। ओ बरादर, उन तालों के बावजूद बिल आखिर महमूद खान अचकज़ई अडियाला, अच्छा यार मैं कह देना कि 2 MNAs ने आपको अल्लाह दशबास सही, हाँ 2 MNAs मेंबर नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा हमें फेस सेविंग चाहिए, सानू नंबर आओ असी बाहर जाएंगे पढ़े जाएंगे, क्योंकि बाहर DIG साहब खड़े हैं, दफा 144 नाफिज कर रखी है और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे ये कहते हुए कि जी आप 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, फिर को पता नहीं कि हमें भी 10 साल के किसी को आपने कहानीकारी में थोड़ी सी तब्दीली कर दी। आपने एक किरदार जो उस वक्त स्पीकर के ऑफिस में बैठा था, संजीदा बात करना चाह रहा था, वो तो खत्म हो गया। अब आप आइए चस्का। अरे यार यहाँ तो इनकलाब के नारे लगाए जा रहे थे, उल्टा जाके ताले खुद लगवा दिए। वो DIG साहब वहीं बैठे थे जहां ये बात हुई। आप बुलाएं DIG साहब को, पूछें क्या आपने जो ताले लगवाए उसके पीछे किसकी रिक्वेस्ट थी? उन्हीं की जिनको खतरा था हम पकड़े जाएंगे, उन्हीं की जिन्होंने इनकलाब लाना था। अच्छा, उन्हीं की जिन्होंने इमरान खान के आपको मैं ये इत्तला भी देता हूं कि उन्हीं DIG साहब ने कहा कि ये ताला किसने लगाया, वो तो अगले यानी हमें क्यों यानी बदनामी की जा रही है उन्हीं वो कि भाई हम खामखा का ऐसे ही यानी बुरे बनते हैं। कल तने तो कैंड लगा सी, अभी ताले ये लगाते हैं और बाहर पैगाम ये जाता है कि जी जैसे हमने लगाए, क्योंकि हमने खैर। अच्छा अब यहीं पे सवाल है ना, अगला ठहरे ना। अब मैं इस पे मैं आंखें बंद है मेरी, वो नहीं वो दांत नहीं होता, वो कोलू तो फिर जा रहे होता है। मेरा सिर्फ सवाल है, सवाल ये है कि बानी का एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, उस पर उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त रेन एंड शाइन, इसी तरह के कोई मतलब उनका मैसेज यही था कि हर सूरत 14 अगस्त को निकलना है। नहीं तो वो बाकी साहब ने कहा कि नहीं जी 14 अगस्त को तो ये एहतजाज का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो हम उस दिन हम जो रैलीज निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एक हाथ में पाकिस्तान का परचम हो, एक हाथ में, ये भी कुछ लोगों ने कहा। शहरियार अफरीदी, असद कैसर और आजम सवाती कहते हैं कि हम जश्न मनाएंगे, तो मना रहे हैं आज, कल 14 अगस्त कल चले तो कल देख लेंगे। फिर मेरा अपना ये ख्याल है कि उसमें भी ये कोई अभी मेरी थोड़ी देर पहले हमारी जो रिपोर्टर हैं जो PTI
को डील करती हैं। करती है। अच्छा। और बाकी टीम, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है और वो जाहिर है कि जो भी किसी जमात को कवर करता है वो उसकी मकामी क़यादत से राब्ते में होता है। तो मैं जब अपने चेहरे की मरम्मत करवा रहा था यहाँ पे बैठने से पहले कैमरे के, तो मैंने कहा कि भाई क्या ज़ाहिर अब हम लोग तो यही करते हैं ना कि अपनी टीम से पूछते हैं, रिपोर्टिंग टीम वालों से, हमने तो बैठ के खताब फरमाना होता है क्या आपकी तरह एवं अफवाहें और ये विचस्के और ये बिचूंडियाँ वड़नियाँ लोगों में। तो मैंने कहा हाँ भी क्या इरादे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर बड़ी कन्फ्यूजन जा रही है। ये 3 बंदों ने मुख्तलिफ हैं, उन्होंने कहा सर वो कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी निकलेंगे, कुछ कहते हैं कि नहीं, हम चाहे 2 पाकिस्तानी परचम और 1 पीटीआई का परचम भी लेकर निकले तो हमें ये छोड़ेंगे नहीं, तो लिहाजा बेहतर यही है कि उसने नाम तो कोई नहीं कोट किया, मैं तो नाम कोट कर रहा हूँ। शहरियार आफरीदी साहब ने ये वाजे कहा है कि 14 अगस्त को किस चीज का एहतजाज, 14 अगस्त को जश्न होगा, जबकि इमरान खान का ट्वीट मैं खुद पढ़ चुका हूँ 7-8 अगस्त को जो आया था, उसमें उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को एहतजाज, जब बानी कहता है एहतजाज होगा, अली अमीन गंडापुर कहता नहीं 5 अगस्त, बानी कहता है एहतजाज होगा, शहरियार आफरीदी कहता नहीं जश्न होगा। तो लीडरशिप और जो निचली लीडरशिप है उसमें ये बेतहाशा कंफ्यूजन है। सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ही नहीं है, बल्कि देखिए तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, हाँ, उस सारी के अंदर एक इनकलाबी एक मोड़ जो आता है, हाँ, और जब वो अवाम में मकबूलियत का एक पहलू आता है, ठीक है ना, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान ऑफिशियली अमेरिका की अफगानिस्तान पर मुसल्लत करदा नाम नहाद वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनता है, वही वक्त था ना। अब अभी चंद ही रोज पहले बानी साहब का नाम से मंसूब ये बात चली, जिसकी कोई तरदीद नहीं हुई, कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला साहब हैं, हाँ, वो अपना माइंड मेकअप कर लें। किस लिए? कि भाई ऑपरेशन, हाँ, ऑपरेशन के हमारी तहरीक का तो ये है कि भाई हम तो लोगों के साथ बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ऑपरेशन के हक में नहीं है, नहीं थे ना। हाँ। अब हमने जैसे उसको फॉलो किया, हम तो फॉलो कर रहे हैं, वहां भी कंफ्यूजन रही ना। तो कल हमें फखर काका खेल ने कितनी तफसील से बताया ऑपरेशन कि भाई किस तरह जो है मुख्तलिफ जरगे नाकाम हुए, उन जरगों की नाकामी की वजूहात क्या थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब जो लोग मुतहर्रिक हैं दहशतगर्दी में, वो मकामी रिवायात की पासदारी नहीं करते हैं, वो कुनड़ बेस्ड वो जो एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है अफगान, वो उसको फॉलो करते, ठीक है। खैर, अब इस वक्त बहरहाल ऑपरेशन है बाजोड़ में हो रहा है, इसीलिए कल हमने उसको ज़ेर बहस लाए थे। एक और आर्गूमेंट आ गया, सुन इतनी बड़ी कंफ्यूजन। हाँ, तो वो शीरी मदारी साहिबा ने, शीरी मदारी साहिबा, डॉक्टर शीरी मदारी जो मिनिस्टर होते हैं बिहार, भाई दोस्त हैं भाई, उन्होंने एक तस्वीर लगाई है जो उनकी दानिश में जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं ना अभी ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन की वजह से, ठीक है, उनकी तस्वीर लगा के, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ हाउ क्विकली, कि ये तस्वीर साबित करती है कि कितनी जल्दी खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पीटीआई और खान के विरसे को तबाह कर रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, मुझे याद आ रहा है, इस पे भी एक अच्छा। और उसके बाद ये कि एक वो दौर था कि पीटीआई जो थी उसकी एसोसिएशन थी ये पनाह गाहों से, लंगर खानों से, और अब जो है ये घरों से निकाले हुए लोगों के लिए जिनका कोई वारिस नहीं बना, कोई यानी वाली वारिस नहीं। अच्छा, ये जब हुआ तो बहुत गुस्से में आए अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन साहब। तो फैसल अमीन साहब ने जवाबी ट्वीट लिखा, और ये जवाबी ट्वीट जो है ये बहुत लंबा था। मेरे को 2-4 पॉइंट्स अगर बता दें। उसमें जो सबसे पहली उन्होंने बात कही, उन्होंने ये कहा कि ड्राइंग रूम में बैठ के इस तरह की जो हैं
वो यानी कि तकरीरें तो सबको याद आ जाती हैं, और इस तरह के ट्वीट लिखकर आप दोबारा रेलेवेंट होना चाहती हैं, और आपका ट्वीट इसलिए काबिल मज़म्मत है कि आप लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहती हैं। और उन्होंने उससे पहले जो है वही लंबे चौड़े भी दलाइल दिए हैं कि क्यों ये ऑपरेशन मजबूरी बन गया था कि जी बेतहाशा जरगों के बावजूद। उसमें लिखा कि हम केपी गवर्नमेंट ने साइन नहीं किए, कुछ कहा है उन्होंने ऐसा। वो कहने के बावजूद लेकिन वो जजिया डिफेंड कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड एट बेस्ट एज पॉसिबल फॉर दोज डिस्प्लेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स इन देयर हंड्रेड्स हु आर लिटरली होल्डिंग द लोकल पॉपुलेशन हॉस्टेज। तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि वीडियो मौजूद है जो बता रही हैं कि दहशतगर्द जो हैं उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं और लोग वो देख सकते हैं। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो ऐसे हालात में हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जो भी सहूलत पहुंचाई जा सकती है पहुंचाई जाए। तो वो यही कह रहे हैं ना कि जी ये तो ये एक और ठीक है लेकिन इस सब के मसले का हल है। और इसमें भी फिर वो ताना देने से आखिर में जो खत्म करते हैं वो भी ताकि तुम अगर चस्का फरोशी करनी है तो पूरी करो। वो एक और भी चस्का फरोशी है ना मेरे को। वो उन्होंने कहा कि वैसे बाय द वे आपको याद होगा ना, नवाज शरीफ की बीमारी का सुनकर सबसे तस्फे बहा के उनसे बाहर जाने की इजाजत देने में कौन आगे था? वो जब प्लेटलेट इमरान खान साहब ने खुद कहा था। तो वो कहते हैं कि जिस नहीं वो फैक्ट इमरान खान साहब पर्सनली एक्नॉलेज मेनी टाइम्स। हाँ, इमरान खान साहब ने खुद कहा। अच्छा, अब इस सब मसाइल का हल निकल आया है क्या? ये जो जिन मसाइल और कन्फ्यूजन में फंसी है उसकी वजह है कि एक गैप है लीडरशिप और दूसरी सेकंड टियर लीडरशिप में। तो उस गैप को फिल करने के लिए शाम जिस पर आपने मुझे कहा था कि यार तुम शरारत करते हो, अब देखें ना मंझे हुए और सीनियर सहाफ़ी हैं, क्या हुआ अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने आज कहा है कि जी बस वो बातचीत के लिए अल्लाह भला करे और शाह महमूद कुरैशी ज़मीन में बहुत अहम रोल अदा करेंगे, सारे मसले हल। तो देयर इज नो कंफ्यूजन ना कि खान साहब एक ट्वीट करेंगे वो नहीं होगा, अब जो शाह साहब कहेंगे वो ही हुआ करेगा। मेरा अपना ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब कन्विंस हो रहे हैं कि वो कहते हैं कि कौमी असेंबली छोड़ दो। नहीं जाते ऐसे। अब खान साहब ये गलती नहीं करेंगे, वो पंजाब असेंबली और वो वाले मामलात में के बाद ये बातें करना शुरू हो गए ना। जैसे असद कैसर साहब ने आज वॉकआउट तो नहीं किया ना, करना चाहिए था वॉकआउट। मतलब मौलाना फजल रहमान ने ठीक है आप चाहते हैं कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब कहेंगे कि छोड़ दो पार्लियामेंट। वो ये कह रहे हैं कि जी इस पार्लियामान में आपके बैठने का जवाब नहीं रहा। लेट्स सी शाह साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं क्या यार, यही कंफ्यूजन दूर होगी, खान साहब को एतमाद में लेंगे, सीधा कहोगा जी माइनस इमरान करने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो, आई टोटली डिसएग्री। आपको पता नहीं मुल्तान की वजह से कोई बर्खास्त है उनसे, कोई -1 हुआ है इस मुल्क की सियासत में और हमेशा हुआ है सर। जुल्फकार अली भुट्टो भी -1 हुए थे, मुश्किल केस था तो तरीकाकार और था। एक ब्रेक जी। नाज़रीन वेलकम बैक। और नुसरत साहब, क्योंकि हम हिंदुस्तान पर आज कल बहुत ही नज़र रखे होंगे कि जो भी बड़ी डेवलपमेंट हो, तो प्रियंका गांधी साहिबा हैं जो कि अपोजिशन रहनुमा हैं कांग्रेस से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि था हाँ मैं बता देता हूँ यार, उसने ट्वीट किया था और ये प्रियंका गांधी का पहला ट्वीट नहीं है। मुसलसल जब से गजा पर इजराइल बमबारी कर रहा है तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन प्रियंका गांधी जो है वो उसकी मजम्मत में जो है कोई ना कोई ट्वीट जरूर करती है। पहली दफा हुआ कि वहाँ के इस्राइल सुन लो ना। और उसके अलावा जो है वो अपने कम से कम 3 मरतबा लोकसभा में भी गजा का जिक्र मौसूफा कर चुकी है। टू बी फेयर, ठीक है, वो इंडिया की हैं, कांग्रेस की हैं, ठीक। अब उन्होंने जो ट्वीट लिखा वो बहुत ही इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेतकलीफ देता। उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल की जो रियासत है, अब ये बहुत सख्त अल्फाज हैं, इज कमिटिंग जेनोसाइड, यानी वो कत्लेआम कर रही है, नस्ल कुशी कर रही है। इट हैज मर्डर्ड ओवर 60,000 पीपल, 60,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है
18,430 उनमें से बच्चे हैं। उसके अलावा इन्होंने सैकड़ों लोगों को भूख से मार दिया है मिलियंस और मिलियंस और मिलियंस लाखों लोग जो हैं मजीद वो मजीद हो सकते हैं। पे उन्होंने कहा कि खामोशी इन जराइम के बारे में जो है वो इनकी मदद के यानी मुतरादिफ, और उन्होंने अपने हिंदुस्तानी हुकूमत की खामोशी वही उसी खामोशी की है ना। तो इस पे उन्होंने फिर कहा कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि भारतीय हुकूमत भी इस ज़िम्न में खामोशी अख्तियार किए हुए है। इस पर था। अच्छा, उसके बाद नहीं खाली इसी, ये तो एक लिखा। दूसरा फिर वो आपको पता है अल जजीरा के सहाफ़ी जो हैं, ओ बाबा वो जो मारे गए कब्र करने गए हुए थे, ठीक है ना, उसकी भी यानी प्रियंका ने बड़े शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अब तमाम सफारती आदाब को भलाए ताक रखते हुए इजराइल के जो सफारतकार हैं वहां पे सफ़ी साहब रियूवन अजार उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि इजराइल ने यानी कि 25,000 हमास टेररिस्ट को मारा है और ये है और वो है, और उन्होंने बाकायदा यानी कि ये कहा कि डोंट बाय हमास, इल्जाम लगाया कि आप हमास से इंफॉर्मेशन लेके ये कर रहे हैं। वही ना कि आप हमास के प्रोपेगेंडस के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या एक डिप्लोमेट यूं जवाब दे सकता है कि मेंबर पार्लियामेंट? नहीं सर, अगर भारत वाकई तकड़ा मुल्क होता अपने आप को मैं कि ओहो मैं अखलाकी एतबार से बात कर रहा हूँ, तो उनको कहता कि साहब हमारी अपोजिशन के साथ इख्तिलाफात अपनी जगह, तो आप सफ़ीर साहब आप तो ज़रा जाने की तैयारी पकड़े। सर आप कैसे, मेरी एक रुकन लोकसभा हाँ और वो कोई ऐसी वैसी भी नहीं है, वो यानी कि प्रियंका गांधी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी है राजीव गांधी की। हेलो, तो वो हम एक जमहूरी मुल्क हैं, उनके अपने ख्यालात हैं। मसला ये नेतन्याहू इकलौता दोस्त रह गया, तो फिर यही मसला है ना। अब इजराइल जो है उसने ये भी कहा ना कि हमारे हथियार तो बहुत काम आए हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का लफ्ज हाँ। अच्छा, अब उनको मोदी साहब इसलिए जो है, एक तो वो खुद भी जाहिर है उनके अपने दिल में भी तो मुसलमानों का उतना ही दर्द होगा ना जितना नेतन्याहू के लिए। ठीक है ना बात, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा। अब इनका बहरहाल एक सेकुलर पर्सपेक्टिव रहा है। दूसरा ये बात भी फैक्ट है कि नेहरू के ज़माने तक, जब तक कांग्रेस की हुकूमत रही, उस वक्त तक इजराइल को बाकायदा तस्लीम नहीं किया गया। इजराइल को तस्लीम किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत आई, तो LK आडवाणी पहली मरतबा जो है वो इजराइल गया, और वहीं से उसने जाकर फिर ये एरो मिसाइल और ये वो सारे बाद में जो है, तो इनकी दोस्ती का आगाज़ वहाँ से होता है। So they are close to BJP। तो उस ज़माने में वैसे भी नेहरू जो है वो ये इनके साथ यार वो मिस्र के जो होते थे जमाल नासर, इंडोनेशिया के वो सुकार्नो साहब, उनके साथ मिलके वो गैर जानबदार, और फिर ये कि हत्ता कि इंदिरा गांधी की भी यानी फ़िलिस्तीन के यासर अराफात के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती रही थी। और इंदिरा गांधी तक ताल्लुकात नहीं, इंदिरा गांधी तक उनके सफारती ताल्लुकात नहीं थे। ओके, वो एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करते थे। पोस्ट इंदिरा गांधी पीरियड में फिर कांग्रेस भी और बीजेपी भी, लेकिन पहल बीजेपी ने की। ठीक होगी ना बात। अब उस वक्त से बीजेपी ने वो जो हमारे यहाँ बहुत पुराना एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता था और हम उसको आमतौर पर कहते थे कि यार ये क्या हमारे कुछ दोस्त जज्बाती होकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहे हैं कि जी अब वो ऐसे लगता है जैसे शायद वो हकीकत थी कि जी हनूद और यहूद भाव मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं। हनूद और यहूद, हाँ।
हिंदू ठीक है। है, हाँ ठीक है। अब लेकिन आपको लगता नहीं मैं सर, ये आपसे दोबारा अर्ज एम्बेसडर कर का रहा हूँ, ट्वीट है वो एक बकायदा साजिश का हिस्सा है कि अपोजिशन ने क्योंकि प्रेशर डाला हुआ है तो इजरायली अब पॉलिटिकली भी सपोर्ट करना वो चाहिए। नहीं यार, बात ये है कि ये ये अपनी राय है उसकी। अरे बाबा ये करके तो ये, बल्कि मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, हाँ न्यू दिल्ली में एक क्लब है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कहते हैं। वो क्लब जो है ना, वो बुनियादी तौर पर उसकी रुकनियत वो लोग हासिल करते हैं जो अभी भी सर्विंग यानी मेंबर हैं पार्लियामान के, या कभी रहे हैं। फर्ज करो आप आज से 15 साल पहले थे, आप नहीं हैं, लेकिन आप भी अहल हैं। तो यानी ये आपकी प्रेस्टिजियस क्लब है। ये वहाँ के प्रेस क्लब के, वहाँ से मैं भी 3-4 मरतबा वहाँ से पैदल गया। ठीक है। उसका हाल ही में इलेक्शन हुआ। हाँ। उसमें एक साहब हैं, वो रेड्डी साहब, वो बीजेपी के उस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी की सोच के करीब समझता है, यानी कि एक थोड़ा सा रैशनल, माकूल, मॉडरेट तो इज द राइट वर्ड यार। बात औक़ात तो बहुत कभी कभी वो एमफिल का लफ्ज़ निकल आता है। सो अच्छा, अब अमित शाह जो है, इसने अपना बंदा खड़ा कर दिया। अब अमित शाह जाहिर है कि ऑब्वियसली ही इज क्लोजेस्ट टू मोदी, और बहुत सारे लोगों की दानिश में वो मोदी का सक्सेसर भी हो सकता है, जानशीन भी हो सकता है। तो जनाब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तारीख में ये पहली मर्तबा रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, यानी हत्ता कि सोनिया गांधी और अमित शाह ने भी जाके वोट डाला है। और यार क्लब ठीक है, हो रहा है यार, ठीक है, कोई भी इलेक्ट हो जाए। और अमित शाह का कैंडिडेट जो है हार गया, वो भारी अक्सरियत से हारा है। तो ये तो बीजेपी के अंदर का आलम है। और अफवाहें ये हैं कि भारत के वजीर दिफा जो पहले बीजेपी का सदर रहा है, उसने भी अमित शाह के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया है। चले मतलब दूसरी सिर्फ एक बात सुन, उसमें तुम्हारे भाई का वो यार, उस दिन मैंने वो परवीन सवामी बताया था ना, दीप, जिसकी इतनी पहुंच है कि दिल्ली में बैठे हुए कमबख्त मारे ने वो टाम्पा फ्लोरिडा में क्या हुआ उसको पता लग गया। तो मुझे जी, मेरे दिल्ली में पुराने दोस्तों में से कम से कम 3-4 भी दिखा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा परवीन सवामी। अच्छा, 3-4 मुझे दोस्तों ने याद दिलाया। उन्होंने कहा जी आपको याद है सैयद अली गिलानी होते थे, बहुत मशहूर हुर्रियत रहनुमा, उनके दामाद जो बाकायदा अहम सहाफ़ी इफ्तिखार गिलानी साहब, उनको जो है जाहिर है कि अली गिलानी साहब पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो उन पर बड़ा टॉर्चर भी हुआ। उन्होंने कहा कि साहब, इन साहब ने रिपोर्ट किया था, इनको दिल्ली में हम कहते थे IB के स्टेनो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्टेनो, अल्लाह की कसम से परवीन स्वामी। और इसने खबर दी कि ये इसलिए गिरफ्तार हुआ है कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी है नुसरत जावेद, उसने इफ्तिखार गिलानी को मैसेज भेजा, ईमेल की कि अब्दुल गनी लोन साहब पे निगाह रखो। अच्छा, मैंने ये कहा था, फाइल हुई आपके नाम के लिए यार, वो मैंने कहा था उसको, मैंने ये कहा कि मुझे लग रहा है लोन साहब जो हैं, वो मद्रास जिसको भी चेन्नई कहते हैं, वहाँ दलाई लामा आया हुआ था, उससे ये मिलने गए और ये वो। तो मैंने कहा सर, ये दलाई लामा से मिलने से तो आप अपना केस कमज़ोर कर रहे हैं। कश्मीर के लिए तो कहा मैंने लोन साहब को। उन्होंने कहा भाई, मुझे कश्मीर की आज़ादी मकसूद है, मुझे इस बात से गरज नहीं कि इससे चीन, मेरी दलाई लामा की मुलाकात से चीन नाराज़ होता है या खुश होता है, ये आपका मसला होगा एज अ पाकिस्तानी। तो मैंने इस वाक़े का हवाला देते हुए से कहा कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ आज़ाद कश्मीर, यानी कि वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कॉन्टेक्स्ट ये कहा था। इस कमबख्त मारे ने इस तरह रिपोर्ट किया खबर में कि जैसे मैंने अली गानी ने कहा इसको कर दी, नहीं कि इसको कैं कर दो ना, कीप अ क्लोज आई, विजिलेंट आई होने। अच्छा, और उसके बाद मौसूफ की सहाफत की साख का ये आलम है कि इफ्तिखार गिलानी को इन्होंने कहा कि ये एडिटर हैं दी नेशन के,
नेशन जो हमारा नवाए वक्त वालों का अंग्रेजी अखबार है, जिसके एडिटर अभी रमीज निज़ामिया, पहले आरिफ निज़ामी मरहूम थे, ठीक है, और दूसरा सलमान मसूद है, ठीक है, और बाकी फ्राइडे टाइम्स। अरे यार, कैसे एक इफ्तिखार गिलानी दिल्ली में बैठे हुए पाकिस्तान से निकलने वाला एक वीकली फ्राइडे टाइम्स, जिसका नजम सेठी यार एडिटर था और ओनर था, और जुगनू मोहसिन, और उसने इसका नाम लगा दिया। नहीं, एडिटर के इफ्तिखार गिलानी उसका एडिटर भी है और नेशन का भी है। जो आईबी कहती है इसको, तो ये आईबी तो ये आईबी का डोसियर था, ये आईबी टाउट है बेसिकली। तो ये फील्ड मार्शल पे भी जो खबर छपी वो भी आईबी नहीं है। मैं मतलब चले ब्रेक के बाद मैं इसकी मैं कहानी वेरी राइट थोड़ा सा मुझे, हालांकि मैं अल्लाह की कसम सब भूल चुका था। हाँ नहीं ठीक है, एक ब्रेक जी, एक ब्रेक। वेलकम बैक। साहब, ट्रंप के दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद उनकी पहली सबसे अहम मुलाकात होने जा रही है 15 अगस्त को। हमारा उस दिन प्रोग्राम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसे आज अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में। देखो मियाँ, अगर तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वो मसूफ ने बड़ा गुस्से में ट्रंप दिया है कि वो जॉन बोल्टन कह रहा है कि जी उसकी तो फतह है, ट्रंप ने अपनी शराइत पे आया है। अच्छा, मैं तो भाई जॉन बोल्टन नहीं हूँ। जॉन बोल्टन को तुम्ही ने अपने गुज़श्ता दौर में अपना कौमी सलामती का मुशीर था, हाँ, ठीक है ना। आप यानी बुरा भला कहते रहो उनको, आप जाने हम काम जाने, लेकिन आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम ही ने खबर दी थी ना कि शायद इनकी मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकात हुई, लेकिन फिर अलास्का में हुई। फिर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि यार देखो ट्रंप कितना, भाई अपना पुतिन कितना चालाक है कि वो उसने ये कहा कि नहीं मैं अलास्का में जाके तुम्हें मिलूंगा। और अलास्का फिर मैंने तुम्हें बताया कि वो तो कभी रूसी सल्तनत का होता है, जो अमेरिकनों ने पैसों से खरीदा, नहीं वो बेचा था उन्होंने यार, चूंकि उनके वो यानी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया ना क्रीमिया का जो मैं तो। अब इस मुलाकात के अंदर ये अगर मतलब कि भाई ज़ेलेंस्की को किसी भी तरह फोन पे ही सही चलो ज़ूम मीटिंग में शामिल नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन के हजारों लोग जो मारे गए वो तारीख राहों में मारे गए, जो लाखों लोग बेघर हुए, अमेरिका ने उनको अबेंडन कर दिया, और वो भी क्योंकि बाइडेन उस वक्त पीछे खड़ा था सारे, ठीक। हाँ। तो दुनिया को मतलब जैसे आजकल नजर बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब हम पाकिस्तान पे बड़े मेहरबान नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के अवाम क्या सोचेंगे कि यार ये तो जब यानी कि पुतिन के साथ मुकाबला हो जाए तो बुला लिया जाए। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन का फैसला दोनों अकेले मिलकर कर लेंगे, आप ये तासुर ले रहे हैं। सर अकेले आपको मेरा ख्याल तारीख में नहीं एमफिल किया, तारीख को छोड़े ना सर, नहीं आपने तारीख में एमफिल नहीं किया। एक हुई थी याल्टा कॉन्फ्रेंस। अच्छा, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। याल्टा आप पूछो कहाँ होता है? कहाँ होता है? याल्टा क्रीमिया का एक शहर है, वो बड़ा अच्छा, इधर ही, ओके, इसी जजीरे का एक बड़ा अच्छा शहर, ठीक है। उसमें सिर्फ 3 अफराद बैठे थे, अमेरिका का द देन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, बरतानिया का सर विंस्टन चर्चिल वजीर आज़म, और तीसरा जोसेफ स्टालिन ऑफ रशिया, द देन कॉल्ड सोवियत यूनियन। उन तीनों ने आपस में ये फैसला कर लिया कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, किसी तो पूछे ही नहीं भाई। वो तीनों सिर्फ शरीक थे, ऐसा ही कुछ। और इन तीनों ने ही एक मुत्तहिद कौम जर्मनी, उसका भी फैसला कर लिया कि जी वो 2 हिस्सों में तकसीम होगी, हमारा वेस्ट होगा, तुम लोग ईस्ट जर्मनी ले जाओ। तो कौन था वहां पे चौथा? सर सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह की आवाज लोगों की नहीं थी। अब तो दुनिया भर से प्रेशर आ जाएगा कि हु द हेल आर यू, क्या यूक्रेनियन। अच्छा, सोशल मीडिया नहीं बदलता चीजें, मतलब ये हो सकता है जो आप बाबा, बिल्कुल। ये ट्रंप और पुतिन, ये बिलाखिर ट्रंप का मकसद ये है कि बाकी कौम कहां से आई, ट्रंप बने जी पुतिन भाई, और अगर दाव लगे तो ये भी साहब भी इसमें शामिल हो जाएं, तो हम तीनों मिलकर चीन, रूस और अमेरिका ये फैसला कर लें कि बाकी दुनिया ने क्या करना। हम एक ब्लॉक बन जाए। दिस इज नहीं ब्लॉक नहीं, वी 3 किंगडम्स शुड डिसाइड दुनिया में क्या होना। लेट्स सी जी, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।